मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा। आज हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम बात करेंगे लोकतंत्र के बारे में। एलेक्जेंडर पोप ने एक स्थान पर लिखा कि शासन के रूपों के लिए मूर्खों को लड़ने दो, और जो शासन ठीक प्रकार चले वही सर्वश्रेष्ठ शासन है। प्रारंभिक काल से लेकर के मानव जाति को अब तो विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाएँ रही है, और शासन के विभिन्न रूपों का मानव जाति के राजनीतिक विकास में विशेष योगदान रहा है। इस प्रकार शासन व्यवस्था में राजतंत्र है, अधिनायक तंत्र है, कुलीन तंत्र है, लोकतंत्र अधिक प्रमुख है। वर्तमान समय की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था है निस्संदेह रूप से लोकतंत्र और अधिनायकवादी है। डेमोक्रेसी के बारे में अरस्तु ने एक स्थान पर लिखा कि आज तक साधारणतः शासन व्यवस्था के 3 प्रचलित रूप हैं: राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र। भूतकाल में साधारण रूप से राजतंत्रात्मक या शासन व्यवस्थाएं प्रचलित थी, किंतु एक लंबे समय के ऐतिहासिक अनुभव से स्पष्ट हुआ कि राजतंत्र या कुलीन तंत्र जनसाधारण के लिए कार्य न करते हुए कुछ विशेष व्यक्तियों, एक वर्ग विशेष के स्वार्थों को भी ध्यान में रखते हैं। राजतंत्र कुलीन तंत्र में इस प्रकार की प्रवृत्ति पाए जाने के 2 कारण बताए गए। पहला जो कारण है, शासन व्यवस्था के एक वर्ग विशेष से संबंधित होने के कारण शासक वर्ग जनसाधारण की भावनाओं से परिचित नहीं होता। नंबर 2, शासक वर्ग जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, इस कारण वह निरंकुश हो जाता है और उसके द्वारा शासन शक्ति का भ्रष्ट रूप से प्रयोग किया जाता है। और निसंदेह रूप से 2 तथ्यों के कारण शासन व्यवस्था के मूल परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव की गई, और इस प्रकार के परिवर्तन के रूप में लोकतंत्र को प्रारंभिक तौर पर अपनाया गया। प्रारंभ में शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का निश्चित रूप से उदय हुआ, और उसके अंतर्गत या तो जनता के द्वारा यह प्रत्यक्ष रूप से शासन किया जाने लगा, यह जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाने लगा। लोकतंत्र शासन का यह द्वितीय रूप ही व्यवहारिक था। अधिकांश देशों में द्वितीय रूप अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र को ही अपनाया गया, लेकिन कालांतर में अनुभव किया गया कि शासन व्यवस्था में किया गया ये परिवर्तन अपने मूल उद्देश्य शासन शक्ति का सर्वसाधारण के हित में प्रयोग को प्राप्त करने में असमर्थ रहा, और शासन व्यवस्था के प्रकार के लोकतंत्र के साथ साथ राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र, समाज व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र, आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र की स्थापना हुई। इन अलग अलग रूपों में लोकतंत्र की व्याख्या निम्न रूप में की गई। शासन के प्रकार में लोकतंत्र को हम देखेंगे, चूँकि लोकतंत्र का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक शब्द विधान के अनुसार डेमोस और क्रेटिया इस प्रकार 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जिसका तात्पर्य शासन की शक्ति से होता है। इस रूप में लोकतंत्र उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा संपूर्ण जनता के हित को दृष्टि में रखकर शासन करती है। एक लंबे समय तक लोकतंत्र का तात्पर्य शासन के एक प्रकार से लिया जा सकता है, और विभिन्न विद्वानों द्वारा इस रूप में लोकतंत्र को अलग अलग प्रकार की व्याख्या की गई। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने परिभाषा महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। ब्राइस ने भी एक स्थान पर लिखा कि लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी वर्ग या वर्गों में नीत न होकर संपूर्ण जन समुदाय में नीत होती है। सीले के अनुसार लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग अदा हो। लोकतंत्र की परिभाषा विभिन्न विद्वानों के द्वारा विभिन्न तरीके से दी गई, लेकिन फिर भी परिभाषाओं के आधार पर लोकतंत्र की सामान्य रूप से 3 विशेषताएं बताई जा सकती हैं। पहला है जनता का प्रतिनिधित्व। इसके अंतर्गत जनता की प्रतिनिधि सरकार द्वारा ही शासन किया जाता है। इस प्रकार शासन का आधार देवी नेकर लौकिकी होता है। दूसरा, जनता के हितों का रक्षण। लोकतंत्र में शासन का अस्तित्व जनता के हितों की रक्षा के लिए होता है, अर्थात लोकतंत्र में सरकार सदैव एक साधन के रूप में होती है, साध्य रूप में नहीं। और तीसरी जो है जनता के प्रति उत्तरदायी। इसके अंतर्गत सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात यदि शासक द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग सर्वसाधारण के हित में नहीं किया जाता तो सर्वसाधारण द्वारा शासन में परिवर्तन किया जा सकता है। निसंदेह रूप से तीनों परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र के अंतर्गत सर्वसाधारण जनता ही सरकार की स्थापना करती है, और सरकार सर्वसाधारण के हितों की रक्षा करती है, उसकी इच्छानुसार ही पदासीन रहती है। राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र
ये अनुभव किया गया कि जनता के प्रतिनिधि भी कम से कम एक निश्चित समय तक राजा या कुलीन वर्ग के समान ही शक्ति का भ्रष्ट प्रयोग कर सकते हैं। इस बात को लक्ष्य करते हुए रूसो ने ब्रिटिश प्रजातंत्र पर कटाक्ष किया कि इंग्लैंड केवल चुनाव के दिन ही स्वतंत्र होता है। लोकतंत्र को वास्तविक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए आवश्यक है कि जनता न केवल अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करे, परंतु वह अपने प्रतिनिधियों पर व्यवहार में नियंत्रण भी रखे और अंतिम रूप से महत्वपूर्ण राजनीतिक नियमों का निर्णय जनता द्वारा किया जाए। अनर्शा के शब्दों में राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र शासन की ही एक विधि नहीं, अपितु वह सरकार की नियुक्ति करने, उस पर नियंत्रण करने, उसे अपदस्थ करने की विधि है। सामाजिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र है। समानता घोषणा भर कर देने से व्यवहार में सभी व्यक्ति समान नहीं हो जाते। सामाजिक स्थिति राजनीतिक क्षेत्र पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है और जब तक सामाजिक क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को समान महत्व प्राप्त न हो, राजनीतिक समानता एक भ्रम बनकर रह जाती है। और समाज के प्रकार के रूप में लोकतंत्र से उस समाज का ज्ञान होता है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य व्यक्ति रूप में होता है। जाति, रंग, लिंग, संपत्ति, धर्म के भेद के बिना सभी व्यक्ति समान समझे जाते हैं और समान अधिकार एवं अवसर का उपयोग करते हैं। लोकतंत्रात्मक समाज के संबंध में बेनी प्रसाद ने कहा कि जीवन का एक ढंग है, इस बात पर मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्व उतना ही है जितना कि अन्य किसी के सुख का महत्व हो सकता है और किसी को भी अन्य किसी के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जा सकता। इस प्रकार अनर्शा के अनुसार लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो और जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। अब देखेंगे हम आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र क्या है। वर्तमान समय में अर्थ ने मानव जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। साधारणतः मानव के सभी कार्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्थ से ही चालित होते हैं। ऐसे वातावरण में जीवन का आर्थिक पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और जबकि इस क्षेत्र में समानता की स्थापना हो जाए, सामाजिक और राजनीतिक समानता निरर्थक हो जाती है। अर्थव्यवस्था प्रकार के रूप में लोकतंत्र का तात्पर्य आर्थिक समानता की स्थापना है और यह इस बात को दृष्टि में रखा जाना चाहिए कि आर्थिक समानता का तात्पर्य समान पुरस्कार जैसी कल्पनात्मक बात से नहीं है, वरन इसका तात्पर्य केवल यह है कि सभी व्यक्तियों को जीवन की ऐसी सामान्य सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए जिसके आधार पर अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। सभी व्यक्तियों को आवश्यक रूप से आर्थिक न्यूनतम प्रदान किया जाना चाहिए। उद्योगों के प्रबंध के संबंध में प्रजातंत्र में धारणा को अपनाया जाना चाहिए। जीवन का विशिष्ट दृष्टिकोण प्रजातंत्र राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का एक ही प्रकार नहीं है, वह तो जीवन के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण भी है। मनुष्य के एक प्रकार का स्वभाव और सामाजिक व्यवहार होना चाहिए। सबके हृदय में क्षमा, सहिष्णुता, सेवा, परोपकार, विरोधी के दृष्टिकोण के प्रति आदर भाव, मानवीय व्यक्तित्व के प्रति सम्मान और समझौते की प्रवृत्ति विद्यमान हो। प्रजातंत्र में सभी व्यक्तियों के द्वारा दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा व्यवहार वह अपने प्रति पसंद करता है। लोकतंत्र का अर्थ शासन व्यवस्था का एक रूप विशेष नहीं है, वह इसका तात्पर्य राज्य के एक प्रकार, सामाजिक जीवन के एक प्रकार, आर्थिक व्यवस्था के एक प्रकार और जीवन के एक ढंग है। गिडगिस के मत में प्रजातंत्र केवल सरकार का रूप नहीं है, राज्य और समाज का रूप और इन तीनों का मिश्रण भी है। लोकतंत्र मानवीय सभ्यता और व्यक्ति रूप में महत्व पर आधारित एक ऐसा जीवन मार्ग है जिसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के इन विविध क्षेत्रों में अधिकाधिक समानता की स्थापना करना है, एक सहयोगी समाज की रचना करना। अब देखेंगे हम लोकतंत्र शासन के भेद। साधारणतः लोकतंत्र शासन के दो भेद माने गए, एक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जिसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, दूसरा अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र जिसे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? जब प्रभु सत्तावान जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य में भाग लेती है, नीति निर्धारण करती है, कानून बनाती है और प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर उन पर नियंत्रण रखती है, तो उसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। नर्सा ने एक स्थान पर लिखा कि शुद्ध रूप से लोकतंत्र शासन वह शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के प्रभुसत्ता का प्रयोग करते हैं। और प्राचीन काल में ग्रीक नगर राज्यों और भारत के वज्जी संघ में प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन ही प्रचलित था। वर्तमान में स्विट्जरलैंड के 5 कैंटन, आउटर अपनजेल, इनर अपनजेल, उरी, अंटकवाल्डेन तथा ग्लारस में प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति प्रचलित है। इस प्रकार की प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कम जनसंख्या वाले छोटे राज्यों में संभव हो सकती है। वर्तमान समय के विशाल राष्ट्रीय राज्यों ने इसे अपना लिया।
दूसरा प्रतिनिधात्मक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जब प्रभु सत्तावान जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की प्रभु सत्ता का प्रयोग नहीं कर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है तो उसे प्रतिनिधात्मक या प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। मिल के शब्दों में प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र वह होता है जिसमें संपूर्ण जनता अथवा उसका बहुसंख्यक भाग शासन की शक्ति का प्रयोग अपने प्रतिनिधियों द्वारा करती है, जिन्हें समय समय पर चुनती है। अनर्शक शब्दों में ये प्रतिनिधियों के माध्यम से सर्वोच्च सत्तावान जनता का शासन होता है और इस शासन प्रणाली में जनता संविधान द्वारा निर्धारित निश्चित अवधि के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जिसमें कानून निर्माण करने वाली व्यवस्थापिका का गठन होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में तो व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का गठन होता है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जनता कार्यपालिका के प्रधान का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है। वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश राज्यों में अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, थैंक यू।